आप सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सबका हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस विद शिशिर में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग लुसेंट को पढ़ रहे हैं। लुसेंट हिस्ट्री में हमने 4 क्लास लिया है, आज ये 5वां क्लास है। मैं फिर एक कहानी के तरह आपको बताऊंगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 16 महाजनपद जो थे वो आपस में संघर्ष कर रहे थे। उसमें जो है सबसे शक्तिशाली उभर कर आया था मगध राजवंश, और इस मगध पर जो है विभिन्न राजवंशों ने उस पर शासन किया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश और मौर्य वंश, शुंग वंश, कन वंश। इसमें से हम लोगों ने देखा था कि नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद जो था वो बहुत ही अहंकारी राजा था और अपने प्रजा से बहुत अधिक कर लेता था, और उस समय में विदेशियों का आक्रमण भी बहुत बढ़ गया हुआ था। इसी सब बात को लेकर चाणक्य जो है वो घनानंद के दरबार में उस राजा को समझाने के लिए पहुँचे कि आप इस सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि विदेशियों का आक्रमण हो रहा है, राजा कर से त्राहिमाम हैं। तो उन्होंने अपने दरबार से चाणक्य को अपमानित करके निकाल दिया। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बालक अवस्था में ही अपने पास लाया था। उसके बाद उनको शिक्षा दीक्षा दिया उन्होंने, और वही चंद्रगुप्त मौर्य आगे चलकर मौर्य वंश की स्थापना की। अब हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ते हैं मौर्य वंश। ये मौर्य वंश जो है वो आपका 321 से लेकर 185 बीसी तक मतलब बिफोर क्राइस्ट, जैसे मैंने बताया है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की ये सब घटनाएं हैं, इसलिए ये उल्टा चल रहा है। तो इस ईस्वी तक जो है मौर्य वंश का शासन रहा मगध पर। मौर्य वंश के शासन में जो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्होंने 322 से लेकर 297 बीसी तक शासन किया मगध पर। और जैसे ये मगध के गद्दी पर बैठे, उन्होंने उसके बाद धीरे धीरे राज्य विस्तार करना शुरू किया। एक तो मगध वैसे ही विस्तारित होते जा रहा था, लेकिन इन्होंने भी राज्य विस्तार करना शुरू किया। ये 305 ईस्वी में सेल्यूकस जो था, एक्चुअली सेल्यूकस कौन था, तो सिकंदर जो भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था, वह जब भारत पर से वापस जाने लगा था 325 ईस्वी पूर्व में, तो उस समय में क्या हुआ था, सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर को जो है वह वहाँ का काबुल, कंधार, मकरान जो क्षेत्र है, मतलब समझ लीजिए कि अभी अफगानिस्तान के आसपास है, ये भारत के उत्तर और पश्चिम के छोर पर, उधर का जो है उसको राज्य सौंप करके और वो सिकंदर चला गया था। तो सिकंदर चला गया तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने राज्य विस्तार के दौरान इस सेल्यूकस पर जो है 305 ईस्वी में हमला किया और उसको पराजित कर लिया। पराजित करने के साथ साथ ही वो क्या किया, सेल्यूकस की बेटी से वहाँ पर वो शादी भी कर लिया, और शादी करके फिर वहाँ का जो है उसको वहीं छोड़ दिया। और सेल्यूकस का जो राजदूत था मेगास्थनीज, वह चंद्रगुप्त के दरबार में वो रहता था। और ये मेगास्थनीज जो था, इन्होंने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है, जिसमें कि उस समय के मौर्य काल के राजा का कैसा रहन सहन था, या फिर जैसे राजा के घर कैसे बने हुए रहते थे, या कैसे उत्सव मनाया जाता था, इन सब बातों की जानकारी मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में मिलती है। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार मतलब अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में, लगभग जब वो वृद्धावस्था में पहुंच गए, उस समय में वह भद्रबाहु के साथ जो है श्रवणबेलगोला चले गए और वहां पर जैन धर्म की दीक्षा ले ली। जैन धर्म का जो है ये दीक्षा लेकर के वो जैन मुनि बन गए, और उपवास करके, मतलब भूखे रह करके धीरे धीरे, और उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। 298 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई चंद्रगुप्त मौर्य की। अब बिंदुसार देखिए, उस शासन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बना बिंदुसार। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो एक बिंबिसार था जो हर्यक वंश का था, और ये है बिंदुसार। ये 297 से लेकर 273 बीसी तक ये शासन किया मौर्य वंश के अंतर्गत मगध पर। अब ये बिंदुसार जो है, इन्हें अमित्र घात भी कहा जाता है, यानी शत्रु विनाशक उपाधि इन्होंने धारण की थी। और ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे। ये बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे।
और इनके समय में डाइमेकस राजदूत जो था वो इनके दरबार में आया हुआ था, और डाइमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। और बिंदुसार के समय में जो है यह तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए इन्होंने पहले सुसीम को भेजा था, लेकिन उससे नहीं हो पाया। तब फिर वह अपने पुत्र अशोक को वहां भेजा था। कौन? बिंदुसार ने। तो इस तरह से चंद्रगुप्त के मौर्य के बाद बिंदुसार, अब बिंदुसार के बाद जो है फिर अशोक गद्दी पर बैठा। बिंदुसार अशोक गद्दी पर बैठा। तो अशोक और भी बहुत सारे भाई में थे, इन्हें 4 साल संघर्ष में लग गया। चूंकि ये तो पहले राज्यपाल थे एक जगह के, और उसके बाद अपने भाइयों से इन्होंने संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद 269 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे अशोक। और उसके बाद ये 261 ईस्वी में, चूंकि बिंदुसार ने भी धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बहुत अधिक विस्तारित कर ही लिया था, लेकिन दक्षिण का एक राज्य था जिसे वो नहीं जीत पाए थे, तो उसके बाद अशोक ने उस पर कलिंग, बहुत मतलब कि राजा खारवेल थे वहां पर, उन्होंने 261 ईस्वी में कलिंग विजय किया। कलिंग वहाँ मतलब जो अभी वर्तमान में उड़ीसा है, वहाँ के लोगों को अपने जमीन से, अपने मातृभूमि से बहुत प्रेम था, तो सैनिकों के साथ वहाँ के गांव के लोग भी युद्ध में कूद पड़े थे। तो बताया जाता है कि करीब 2.5 लाख लोग जो है वो आम जन उसमें सैनिकों के अलावा मारे गए थे। तो जब अशोक ने इस चीज़ को देखा, एक दिन टहलते हुए गए कि भाई देखते हैं, तो देखा कि लाशें बिछी हुई है। उसके बाद उनका हृदय जो है द्रवित हो गया, और वहीं उन्होंने ये कसम ली कि हम अब हिंसा नहीं करेंगे, अब अहिंसा के रास्ते पर जो है हम चलेंगे। और बौद्ध धर्म की दीक्षा उन्होंने ग्रहण कर ली उपगुप्त से। अशोक ने उसके बाद उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर ली, और बाद में जो है मोगली पुत्र तिस्स को जो है वो अशोक ने अपना गुरु बनाया, और उसके बाद वो अहिंसा के मार्ग पर ही सदा चलते रहे। इतना ही नहीं, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, चूंकि मौर्य वंश का साम्राज्य तो बहुत दूर तक फैला हुआ था, तो अपने प्रचार प्रसार के लिए जो है महेंद्र और संघमित्रा को, ये श्रीलंका, बेटा महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। उसके बाद उन्होंने धर्म महापात्र की भी नियुक्ति की थी, और इन्हीं के समय में तृतीय बौद्ध संगति भी हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति भी हुई थी अशोक के शासनकाल में, ये याद रखिएगा। उसके बाद अशोक को अशोका द ग्रेट कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि पहले तो उन्होंने मतलब कि बहुत सारे नरसंहार किए, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन के बाद वो अहिंसात्मक रूप से जो है वह शासन करते रहे, और जगह जगह पर शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख के माध्यम से जो है वह अपने कार्यों का या अपने राज्यों के बारे में जगह जगह लिखवाते थे, जिसमें शिलालेखों की संख्या 14 है, स्तंभ लेख की संख्या 7 है इसी तरह से। और इसका डिटेल अध्ययन शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, ये सब के बारे में हम लोग और डिटेल अध्ययन आपके लुसेंट के बुक में करेंगे। अभी एक कहानी के माध्यम से आपके दिमाग में मैं ये बैठा रहा हूं कि किस तरह से ऊपर से मौर्य वंश में जो है सिलसिलेवार आते हुए आया। उसके बाद कुछ और बीच में शासक हुए, लेकिन वो कमजोर शासक हुए। अब वो कमजोर शासक क्यों हुए वो आगे चल के हम देखते हैं। और मौर्य वंश का जो है वो अंतिम शासक बना था ब्रह्मदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक था ब्रह्मदत्त। बहुत बड़ा क्षेत्र में जो है समझिए कि ये आपका मौर्य वंश फैला हुआ था, और इसका अंतिम शासक था ब्रह्मदत्त। इसके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। ये ब्रह्मदत्त के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी। इसकी हत्या कर दी, और उसके बाद जो है वह यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना कर दिया मगध पर। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि मौर्य जब इतना समृद्धशाली था, इतने दूर तक फैला हुआ था, तो आखिर ये मतलब इसका हत्या कैसे कर दिया इसका सेनापति, या फिर इतना कैसे बिखराव हो गया। तो अशोक के समय तक तो सही में बहुत दूर तक फैला हुआ था। उसके बाद जो शासक हुए वो उतने योग्य नहीं हुए, एक बात। दूसरी बात क्या हुई कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, उसके बाद कुछ ब्राह्मण लोग जो थे वो उससे ब्राह्मणों ये मानने वाले वो लोग इनसे खफा हो गए। इसलिए खफा हो गए चूंकि बौद्ध धर्म का जो है उन्नति हो रहा था और ब्राह्मण धर्म जो है वो नीचे चला जा रहा था। तो बहुत सारे लोग इनसे खफा हो गए और अंदरूनी कुछ साजिशें चलने लगी राजा के खिलाफ,
दूसरी बात क्या हुआ कि अशोक ने जो ये कहा था कि हम हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा करेंगे, तो सेना सब भी जो है, जैसे अगर आप बंदूक खरीद लीजिए और चलाइए नहीं कभी, तो जब जरूरत होगा चलाइएगा तो वो जो है आपसे चलेगा नहीं या निशाना नहीं लगेगा। तो वही बात हो जाता है कि सेना ने लड़ने का आदत सेना का छूट गया, चूंकि उन्होंने कहा था कि हम हिंसा नहीं करेंगे। तो और क्या हो गया कि इसी बीच जो आपका इधर जो खैबर दर्रा पड़ता है जिसका बार बार जिक्र होता है, इस दर्रे से होकर के जो है वो उस समय में ये यवन, यूनानी, ये सब आक्रमणकारी बीच बीच में आते रहे और आक्रमण जो है समय समय पर करते रहता था। उसके बाद क्या हुआ कि साम्राज्य जो बहुत बड़ा हो गया था मौर्य वंश का, उसमें दो भाग पड़ गया, पूर्वी भाग अलग और ये पश्चिमी भाग अलग, दो भाग में बट गया था उसका साम्राज्य। तो धीरे धीरे कमजोर होता गया और इधर जो है ब्राह्मण अपने आप को प्रताड़ित समझ रहे थे और बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था, जिसके कारण ये पुष्यमितसुंग को एक ब्राह्मण ही माना गया है इतिहास में। और ये जो है इन्होंने इस राजा को कमजोरी का फायदा उठाते हुए ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी और यहां पर इन्होंने शुंग वंश का स्थापना कर दिया। अब इस सारे चीजों को हम लुसेंट के माध्यम से फिर पढ़ेंगे और हम बार बार बोलते हैं कि जितना आप इसको रिवाइज कीजिएगा उतना वो आपको याद रहेगा। ठीक है, इसी तरह से बने रहिए। पास बहु केफला नामक नगर बसाया था। अब आइए, जो मगध साम्राज्य पर जो बहुत दिनों तक राज्य किया, जिसके शासनकाल में बहुत ख्याति प्राप्त हुई मगध साम्राज्य को, वो है मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश ने उस पर शासन किया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका जन्म 345 ईस्वी में हुआ था। जस्टिस ने मौर्य वंश को सेंट्रोकोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से मौर्य वंश के लिए वृषल यानी कि अशय निम्न कुल में उत्पन्न चाणक्य शब्द का प्रयोग किया है। घनानंद को हराने में चाणक्य यानी कौटिल्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। अर्थशास्त्र जैसे हम लोग अभी पढ़ते हैं तो वो तो अर्थ से संबंधित है, लेकिन ये चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र वो राजनीति से संबंधित है, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी, देखिए सेल्यूकस को हराया था चंद्रगुप्त ने, ठीक है। कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की शांति शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिया। देखिए क्षेत्र बढ़ते जा रहा है, ये चारों प्रांत जो है इसको दे दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये देखिए यहाँ पर ये जैन धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोता का झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उसके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। देख लीजिए, 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना हुआ था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के बने बसेरों से घिरा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच यह युद्ध का वर्णन एपियनस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। अच्छा, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी। अब देखिए, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना है बिंदुसार। वो जो हम लोग पढ़े थे वो था बिंदुसार, वो था बिंबिसार और ये है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था।
अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। वायुपुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बारिशार कहा जाता है। एस्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु और झेलम नदी के बीच हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियसियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। अब आइए अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्यदान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था और मस्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलोडोल्फस यानी कि टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। ये अशोक के दरबार में भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ये भी पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है वो किसने दी थी, तो ये जो है ये उपगुप्त ने दी थी। आजीविक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुस गोसाल, ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है कि आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की और 12वें वर्ष निगाली सागर एवं 20वें वर्ष में जो है वह लुम्बिनी की यात्रा की थी। देख लीजिए, अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की गुफाओं में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महापात्रों को आजीविकाओं के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र, जो हमने बताया आप लोगों को, महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा उसके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था, तो अशोक ने। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिषेक मिले हुए हैं। खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा। अशोक के अभिलेखों को 3 भाग में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अब देखिए, शिलालेख की खोज जो है वह अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फेंथलर, ये भी पूछ सकता है, ने की थे और इस शिलालेख की संख्या कितनी है, 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। ये भी पूछ सकता है, किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसके वर्णित विषय। प्रथम शिलालेख में जो है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख है जिसमें अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख है जिसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वह 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथे शिलालेख में यह अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। और 5वें शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में भी जानकारी मिलती है। 6ठा शिलालेख है, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां एवं 8वां शिलालेख है जिसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया था कि राजा उच्च अधिकारी अपने प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों का सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है जहां इसके धर्म प्रचारक भेजे गए थे। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 है जिसमें केवल ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है।